नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि 4 मई को सुबह से 5 राज्यों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सत्य हिंदी ने भी इसे लाइव दिखाने और जो भी नतीजे आएंगे उनके विश्लेषण के लिए एक पुख्ता बंदोबस्त किया हुआ है। आप इस पूरे लाइव प्रसारण को हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, हमारी सत्य हिंदी की जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं और सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लीजिए, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है कि 4 तारीख को आप हमारे साथ होंगे। नमस्कार। 4 मई को सुबह 7 बजे से आप सत्य हिंदी पर लगातार देख सकते हैं विश्लेषण, चुनाव के नतीजे। इसे आप हमारे ऐप पर जो इसकी डिटेल्स में है उसको डाउनलोड कर लें, तो आप अपने फ़ोन में जहाँ रहें हर समय आपको नोटिस आता रहेगा, उसमें देख सकते हैं। सोशल मीडिया के लगभग हर माध्यम पर हम उपलब्ध हैं, यूट्यूब और अन्य पर, फेसबुक, ट्विटर, सब पर आप सत्य हिंदी पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप हमारे ऐप पर इन कार्यक्रमों को देखें। सुबह 7 बजे से ये उपलब्ध रहेगा और हमारे तमाम एंकर्स इसका प्रस्तुतिकरण आपको लगातार करते हुए मिलेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, तो देखिए सत्य हिंदी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक एक दिन पहले भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर हंगामा। मनोज झा ने असम और पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के सैंपल साइज पर उठाया सवाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता के घर पर गोलीबारी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। अभिषेक बनर्जी ने बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग को फलता से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। अमेरिका के पास 2 ही विकल्प हैं, असंभव सैन्य कार्रवाई या पूरा समझौता, ईरानी गार्ड। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट के काउंटिंग सेंटर पर मतगणना से एक दिन पहले हंगामा होने की खबर सामने आ रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के झंडे लगी 2 गाड़ियों को उस परिसर में जाने दिया गया जहां ईवीएम रखी गई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इससे पहले गुरुवार रात को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी काउंटिंग सेंटर के सामने 4 घंटे तक धरना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोग बिना अनुमति के स्ट्रांग रूम में घुस रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने उन एग्जिट पोल के अनुमानों को खारिज कर दिया है जिनमें असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि अनुमानों पर भरोसा करने की बजाय हमें चुनाव के असल नतीजों का इंतजार करना चाहिए। झा ने एग्जिट पोल के सैंपल साइज और उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आगे कहा कि आप एग्जिट पोल का इतिहास देख सकते हैं, आप कितने वोटरों से बातचीत कर सकते हैं और वह भी ऐसी तीव्र राजनीतिक माहौल में। इसलिए हम सभी को कल का इंतजार करना चाहिए। पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती से एक दिन पहले उत्तर 24 परगना जिले में एक बीजेपी नेता के घर के बाहर गोलीबारी हुई है। इस घटना में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता कुंदन सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि शनिवार की आधी रात के आसपास नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उनके घर पर कुछ बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के फलता विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने के फैसले पर बीजेपी नेता अमित मालविया की टिप्पणियों का कड़ा जवाब दिया है। दरअसल दोबारा चुनाव की घोषणा के बाद अमित मालविया ने कहा था कि डायमंड हार्बर मॉडल ढह जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए अभिषेक बनर्जी, जो लोकसभा में डायमंड हार्बर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, ने बीजेपी की आलोचना की और बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग को फलता से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि तुम्हारे बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग और उनके प्यादे ज्ञानेश कुमार के लिए मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने के लिए 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब ले आओ। मैं पूरे भारत संघ को चुनौती देता हूँ। फलता आओ, अपने सबसे ताकतवर लोगों को भेजो, दिल्ली से किसी गॉडफादर को भेजो। अगर तुम में हिम्मत है तो फलता से चुनाव लड़ो। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर दोबारा वोटिंग की घोषणा की है।
वोटिंग 21 मई को पूरे क्षेत्र में होगी। यह फैसला 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान हुई गंभीर गड़बड़ियों के बाद लिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि इन घटनाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा है। फलता के सभी 285 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 24 मई को होगी, जबकि बाकी सीटों की गिनती 4 मई को तय है। बीजेपी ने टीएमसी पर मतदान में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने भी धमकी और हिंसा की शिकायत की और महिलाएं सड़कों पर उतरकर सुरक्षा की मांग करती दिखीं। चुनाव आयोग को ईवीएम छेड़छाड़ की 77 शिकायतें मिली, जिनमें बटन पर टेप लगाने, स्याही से काला करने और इत्र लगाने जैसी बातें शामिल हैं। इससे कई वोटर सही वोट नहीं डाल पाए। इससे पहले 2 मई को भी 2 क्षेत्रों के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग हुई, जहां करीब 86.9% मतदान दर्ज किया गया। बारिश के बावजूद लंबी कतारें देखी गई और सुरक्षा के बीच वोटिंग पूरी हुई। कांग्रेस ने रविवार 3 मई को ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण, आदिवासी अधिकारों, पारदर्शिता और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को विस्तार से उठाया और जोर देकर कहा कि इन मुद्दों पर संसदीय मंच पर बहस होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी ने दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पिछले हफ्ते ग्रेट निकोबार की बेहद प्रभावशाली यात्रा के बाद मोदी सरकार साफ तौर पर डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई और 3 दिन बाद ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना पर एक प्रेस नोट जारी किया। फिर भी 3 दिन बाद ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना पर जारी किया गया यह प्रेस नोट प्रभावित स्थानीय समुदायों, पर्यावरणविदों, मानव शास्त्रियों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज की आवाजों द्वारा उठाई गई गंभीर चिंताओं का समाधान करने में विफल रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को कहा कि अमेरिका के सामने 2 विकल्पों में से किसी एक को चुनने की स्थिति है। या तो वह कोई असंभव सैन्य कार्रवाई करे या फिर इस इस्लामी गणराज्य के साथ कोई पूरा समझौता करे। सरकारी टीवी पर जारी एक बयान में गार्ड्स की खुफिया एजेंसी ने कहा कि ट्रंप को एक असंभव सैन्य कार्रवाई या ईरान के इस्लामी गणराज्य के साथ एक पूरे समझौते यानी बैड डील में से किसी एक को चुनना होगा। इस बयान में अमेरिका द्वारा की गई नौसैनिक नाकेबंदी के संबंध में ईरान द्वारा दी गई समय सीमा का भी हवाला दिया गया। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता कर रहा है। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि ईरान का नया प्रस्ताव तनाव कम करने का एक चरणबद्ध ढांचा है। इसका मकसद तत्काल संघर्ष प्रबंधन को तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे ज्यादा जटिल और लंबे समय से चले आ रहे विवाद से अलग करना है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। अधिकारी ने कहा कि इस योजना का पहला हिस्सा तनाव कम करने के तत्काल उपायों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास के इलाकों में तनाव कम करने की इच्छा जताई है, लेकिन शर्त यह है कि वॉशिंगटन भी बदले में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करे और आर्थिक दबाव, जिसमें ईरानी तेल निर्यात पर लगी पाबंदियां भी शामिल हैं, में ढील दे। अधिकारी ने बताया कि तेहरान किसी भी ठोस बातचीत में शामिल होने से पहले आपसी विश्वास बढ़ाने वाले कदमों को जरूरी मानता है। पाकिस्तानी अधिकारी ने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि ईरान समुद्री व्यापार और तेल की आवाजाही को बहाल करने के मुद्दे को परमाणु वार्ता से अलग रखना चाहता है। उसका तर्क है कि आर्थिक हालात सामान्य होने के बाद ही उसकी परमाणु गतिविधियों को लेकर कोई भी बाध्यकारी समझौता किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट परमाणु मोर्चे पर शर्तों के साथ लचीलेपन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अधिकार पर अपने रुख को दोहराते हुए भी ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की सीमा तय करने और निगरानी के बेहतर तरीकों पर चर्चा करने की इच्छा जताई है, लेकिन यह चर्चा तभी होगी जब कोई ऐसा व्यापक समझौता हो जो पाबंदियों से ठोस राहत की गारंटी देता हो। ईरानी सांसद मोहम्मद रजा रजाई ने कहा है कि ईरान के लिए होर्मुज स्ट्रेट परमाणु हथियार से ज्यादा अहम है। मोहम्मद रजा रजाई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को संभालना और उस पर नियंत्रण करना परमाणु हथियार बनाने से ज्यादा जरूरी है। ईरान के सरकारी चैनल अल आलम टीवी के मुताबिक रजाई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण पाना ईरानी जनता की मांग है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा ईरान की संसद के एक सदस्य के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ली जाने वाली फीस का 30% हिस्सा सैन्य ढांचे को मजबूत करने में खर्च किया जाएगा। गौरतलब है कि ईरान ने कहा था कि वह होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही करने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। हालांकि बाद में अमेरिका ने यहां नाकेबंदी कर दी। चीन ने कहा है कि वह ईरानी तेल खरीदने वाली 5 कंपनियों पर लगाई गई अमेरिकी पाबंदियों को नहीं मानेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि ये पाबंदियां अन्य देशों के साथ सामान्य आर्थिक और व्यापारिक कामकाज करने से चीनी कंपनियों को रोकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं।
मंत्रालय ने कहा कि वह अमेरिकी पाबंदियों को मान्यता नहीं देता और चीनी कंपनियों व संस्थानों को इन्हें लागू नहीं करना चाहिए। मंत्रालय ने आगे कहा कि चीनी सरकार हमेशा उन एकतरफा पाबंदियों का विरोध करती रही है जो संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित नहीं होती। बता दें कि कल ही अमेरिका ने एक और चीनी कंपनी पर पाबंदी लगाई थी। अमेरिका ने कहा था कि चीनी कंपनी ने लाखों बैरल ईरानी कच्चा तेल आयात किया और ईरान के लिए अरबों डॉलर की आमदनी जुटाई। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 8 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.